पखे अच्छा, ज्ञान यज्ञ के लिए आमंत्रित किया और इस योग समझा कि मैं कुछ अपने विचार आपके साथ रख सकूं। तो सबसे पहले मां सरस्वती की पावन वंदना, परमपिता परमात्मा की वंदना के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को कार्य रूप देने का प्रयास करूंगा। तो मां सरस्वती और आदि नारायण की वंदना। ओम नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुं। ऑनरेबल principal come director of this esteemed institution, Professor Dr. Nisha Singh ji, esteemed dignitary on the dais and my all dear participants. So my friends, we will discuss here some burning issues and my own some experience, headache and problems which I will share with you. Now, where I should start, कहाँ से मुझे स्टार्ट करना चाहिए? आपने मुझसे पहले भी अभी 2 व्याख्यान सुने हैं और जितनी देर आपको व्याख्यान सुनने में लगी है, मुझे उतनी ही देर आपके इस आज के नए सिस्टम को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में लगी है। तो जितना परिश्रम आपने किया है, मैंने उससे कहीं ज्यादा किया है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव अप्रोच के आदमी हैं, तो उसमें सफलता मिली, संघर्ष के बाद ही मिली। वो कहते हैं कि भाई मंजिल मिले मिले ना मिले, मुझे इसका गम नहीं कि मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। मंजिल मिले मिले ना मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। और ये कारवां अब हर मंजिल की तलाश में आगे बढ़ना है। तो आदरणीय मैडम ने जो इस तरह के ये कार्यक्रम बराबर कराती रहती हैं और एकेडमिक एक्टिविटीज में इनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट हर समय रहता है, और इस मॉडर्न कॉलेज को जिन्होंने एक मुकाम पर लाने का प्रयास किया है, मैं इनके सभी सराहनीय जितने भी प्रयास हैं उनको सादर नमन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आज हम आप सभी को पता है, एट प्रेजेंट वी आर इन ए वेरी मच हॉट वाटर ऑफ द नेचर। प्रकृति ने एक बहुत बड़ा आपदा, एक त्राही, एक हमको दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर प्रकृति देती है, जब प्रकृति आपदा देती है तो उसको कुछ समाधान भी देती है। मनुष्य के लिए बहुत कुछ कहा गया है। मनुस्मृति का ग्रंथ अगर आप देखें, उसमें सबसे अच्छे प्राणी मनुष्य को माना गया है, और एक इंसान के लिए यही कहा गया है मनोभाव, इंसान बनिए। लेकिन अगर एक इंसान नहीं बनता तो वो किसी हैवान से बदतर हो जाता है। आज का विश्व का पटल इस बात से अनदेखा नहीं है। जो ये आपदाएं आई हैं या जो आपदा आई है कोरोना के रूप में, आज सारे उपाय हमें करने हैं। सामाजिक चिंतन करना है, पर्यावरण पर चिंतन करना है, अर्थशास्त्र पर चिंतन करना है, उनको तीनों को समराइज करना है। समय की परिधि है, 1 घंटे का समय मिला है, और अब बोलने के लिए ये मानकर चलो कि 1:30 बजे नंबर आया है मेरा बोलने का। अब इतने बड़े आपदा को कह पाना ही बड़ा मुश्किल है एक समय की परिधि में, लेकिन फिर भी मैं कुछ जो मुझसे बनेगा वो मैं कहने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो ये घटना घटित हुई है इस महामारी की या इस आपदा की, इस ऐसी आपदाओं पर आज सबसे पहला सवाल ये उठता है कि और उपाय तो हम बाद में करें, लेकिन विश्व पटल पर अमेरिका या और यूरोप जैसे सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अभी तक उपाय खोजने पर तो लगे हैं। लेकिन सबसे पहला काम अगर होना चाहिए मेरे हिसाब से
ऐसे तमाम जो भी देश हैं जो इस तरह की आपदाओं को जन्म देते हैं, इन पर लगाम लगानी चाहिए, इन पर नकेल कसनी चाहिए, इनको दंडित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास न करे। आज इस बात पर पहले ध्यान देने की जरूरत है, उपाय बाद में करने की जरूरत है, क्योंकि आपदा का कहर इतना है। भारत में अगर हम देखें तो भारत में तो अभी शुरुआत है, संख्या अभी जो है इसकी वो लाखों में चल रही है, जब करोड़ों में आएगी तो पता चल जाएगा। क्योंकि हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो सबसे बड़ी बात है, ये बीमारी अभी तक मेहमान तौर पे आई है, अभी गेस्ट है, अभी यहाँ ये होस्ट नहीं बनी है, गेस्ट के रूप में है। और गेस्ट के रूप में का मतलब है अभी शहरों के चंद भागों में ये बीमारी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद कोई विकल्प नहीं बचेगा कि हम कुछ इसमें कर सकते हो या इसका कोई निदान खोज सकते हो। पर्यावरण के हिसाब से अगर इसको हम देखें, समाज के हिसाब से अगर हम इसको देखें, तो सबसे बड़ी समाज में जो आज सबसे बड़ा माहौल है वो दहशत का है। और दहशत का मतलब है कि जब विचारों में और कार्य शक्ति में, विचार शक्ति और क्रिया शक्ति में स्थिरता ना हो, और जब तक मन में स्थिरता ना हो तो उनमें स्थिरता नहीं हो पाती, और उसके कारण संपूर्ण स्थिति चरमरा जाती है, डगमगा जाती है। तो आज इस बात की बात है कि जो जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि डिजास्टर, द टाइमिंग ऑफ द डिजास्टर एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज। डिजास्टर को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करें, उससे पहले इस बात की बात है कि मौजूद अजीज जो भी हमारे महत्वपूर्ण सरगना हैं, जो जो देश हमारे प्रभावित हैं, वो इस बात पर गौर करें कि भविष्य में ऐसी आपदाओं को या ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह की समस्याएं पैदा करते हैं, उनको कैसे रोका जाए। अभी भी अगर हम देखें तो भले ही हम आपदाओं का इलाज करते रहें, अब के किसी एक्स कंट्री ने कोई प्रयोग किया है, कल को कोई वाई कंट्री प्रयोग करने के लिए आ जाएगा, और जब तक उस पर रोक नहीं लगेगी या पनिशमेंट जब तक तय नहीं होगा, तब तक ये क्रियाएं चलती रहेंगी बराबर। तो आज समय की जो मांग है सबसे पहली है कि इनको घटनाओं को होने से रोका जाए, और जो लोग प्रवृत्ति ऐसी करते हैं उनको उचित दंड व्यवस्था और न्याय व्यवस्था हो। वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसी यूएनओ हमारी गठित है, उस यूएनओ में एक विशेष ऐसा चैप्टर क्रिएट हो जो केवल इन्हीं आपदाओं को, ऐसी चीजों को जो लोग करते हैं उन पर निगरानी रखे। तो मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं, चाहे बाद में इस बात को कह पाता या नहीं कह पाता, उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। तो नाउ टाइमिंग ऑफ द डिजास्टर एंड डिजास्टर कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज। खुशी आती है, गम आते हैं। वो एक बात में जरा सी कहने का प्रयास करूंगा कि ये जो हमारा समय है, ये अभी जिंदा रहने के लिए युक्ति सुझाने का समय है कि जिंदा हमें रहना है और जीवित रहने के लिए हमें क्या करना है। मेडिकल फैसिलिटीज में जाते हैं, जरा एक बार नजर डालिए, इटली और अमेरिका जैसे देश की तुलना में हमारा ग्राफ कहां पहुंचता है। यदि ये आपदा और बढ़ती है, अभी कोई संकेत नहीं है कि ये यहीं रुक जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो उसका जो मेन इसकी थीम है वो ये है कि भाई आज इस आपदाओं के दौर से गुजरने के लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी तरफ ध्यान देखना है। हमारे देश की कुल आबादी और उसकी तुलना में जो हमारी ये मेडिकल फैसिलिटीज हैं, वो एक कहा जाता है कि आपदाएं हैं और उसके साथ साथ हम उनमें अवसर तलाश करें, तो भाई रोने में और हंसने में थोड़ा समय तो लगता है ना। ये एक बात भी कहा करते हैं, थोड़ा एक उसको शेरो शायरी कह लीजिए कि हंसूं लेकिन अभी कैसे, हंसूं लेकिन अभी कैसे,
मगर कुछ देर तो लगती है यूं कर मुस्कुराने। हम अगर रो रहे हो तो हंसने में थोड़ा टाइम तो लगता है, और टाइम लगने का यह है कि भाई अभी जो दहशत का माहौल है उसको कैसे दूर करें। आज सबसे पहली बात तो यह है, विकास के एजेंडों की बात हमारी सरकार डेली कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए। विकास के मापदंड डेली अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने भाई को जो कोविड 19 के बारे में बहुत अच्छी एक नीति सुझाई कि अर्थव्यवस्था को हमें कैसे रोक के रखना है। उन्होंने 5 पिलर्स की थ्योरी को उसमें दिया, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो मेन चीज है, हमारी इकोनॉमी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा सिस्टम है, जो हमारा प्रणाली है, और उसके साथ साथ हमारी डेमोग्राफी है और हमारी डिमांड है। तो इन 5 पिलर्स पे देश को टिकाना है। इन परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, और हमें ये भी देखना है कि ये जो मैंने अभी कहा था कि ये जो चीजें आई हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। जैसे मैंने कहा था अभी कि यूं कुछ देर तो लगती है, आप आए तो खुशी आई, आप आए तो खुशी आई, हंसू लेकिन अभी कैसे, मगर कुछ देर तो लगती है यूं पर मुस्कुराने में। अभी इन स्तंभों पर हम कैसे जाएं, इन स्तंभों को कैसे पकड़ें। भारत में अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जहां श्रम प्रधान अर्थव्यवस्था हो, पूंजी प्रधान देश तो हमारा नहीं है, अभी लेबर ओरिएंटेड है, जहां देश के जो हमारे हाथ हैं उनको काम ना हो, रोज मजदूर वर्गों की निर्मम हत्याएं हो, रोज उनके साथ आपदाएं आए, रोज उनके साथ त्रासदी और भूख आए, उनकी भूख से मृत्यु हो, तो अभी हाथों को काम ना हो तो कैसे आत्मनिर्भरता को के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। भाई आज सबसे पहली बात है, सबसे बड़ी चुनौती है जो अर्थव्यवस्था के सामने है, वो है सबसे बड़ी चीज एनवायरनमेंट, जैसी कि अभी आपने कही थी। मैं एनवायरनमेंट की अगर ये बात करूं, हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं बनी हैं, और विशेषकर जब ये हमारी मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो उस समय 3 बातें इनकी मुख्य बात थी, और उन बातों को लेकर हमें ये एक सोचने का हमारा विषय बना हुआ है तभी से, कि हमारा जो पड़ोस में हमारा कॉम्पिटिटर है, या वर्ल्ड में आज जो पूरे सामान का कॉम्पिटिटर है, सस्ते सामान का कॉम्पिटिटर है हमारा पड़ोसी चाइना। अगर हम देखें आज सबसे बड़ा मुकाबला उसी के साथ है। अब तक उद्योगों में था, तो आज इस तरह की जो अमानवीय हरकतें हैं, आज इनमें भी मुकाबला शुरू है। तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का अगर हम सोर्स देखें, राष्ट्रीय आय में इंडस्ट्री का शेयर कितना है, सर्विस सेक्टर का कितना है, हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसका कितना है। अब जब जीडीपी के लिए बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आमदनी जरूरी है, और जरा आमदनी का अगर आप सोच के देखिए, अब पिछले कहना चाहिए कि 1.5 या 2 महीनों में उत्पादन की गति कहां है और उत्पादन का स्तर क्या है। संपूर्ण देश लॉकडाउन, जो हमारा ये तालाबंदी है, पूरा आज उसके कहर से गुजर रहा है, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में कुछ खुशहाली हो तो ये कल्पना मात्र है। हमारा अर्थव्यवस्था का जो हाल है, जो हमारी सारी अर्थशक्ति है, सबको विराम लगा हुआ है। जो हमारी त्रासदी हमारे सामने है, सब चीजों को विराम लगाया हुआ है। एक दिन अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, तो एक दिन के काम की भरपाई के लिए उसको कई दिन लगातार काम करना पड़ता है, तब जाकर के वो उसके बराबर बैठता है। तो अगर हम ज्योमेट्रिक ज्यामितीय दर से अनुमान लगाएं, ज्योमेट्रिक रेट से अगर हम कैलकुलेट करें, तो इस सारे नुकसान को हम भरपाई करने में कितने समय में कामयाब होंगे, ये आप भली बात ही जानते हैं। इतने समय के बंदी के लिए एक लंबे समय तक हमें मशक्कत करनी होगी, एक संघर्ष करना होगा, तभी हम किसी लेवल तक पहुंच सकते हैं। अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद कहां है? आज अगर हम देखें
तो केवल इन आपदाओं के सामने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज कितनी और बढ़नी चाहिए, या और जितना भी हमारा आधारभूत ढांचा है, जिसमें भी हमारे स्रोत के साधन है, भारतीय रेल है, हमारा विमानपत्तनम है, यातायात के जितने भी साधन हैं, उद्योग धंधे हैं, सारे के सारे ठप और बर्बरता के कगार पर हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली बात इकोनॉमी की है, और इकोनॉमी भी वो ये कहते हैं इट शुड नॉट बी इंक्रीमेंटल, इट शुड नॉट बी इंक्रीमेंटल बट इट शुड बी क्वांटम ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम जंप। क्वांटम जंप को जादू की छड़ी नहीं है कि हम क्वांटम जंप को इतना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस देश में भयानक इस बीमारी का कहर हो, लोगों के दिमाग में दहशत का आतंक हो, लोगों को कार्य की दशाओं के कार्य करने की दिवस और दशाओं का अभी कोई पूर्वानुमान ना हो, कौन व्यक्ति अभी ये कह सकता है कि उस दिन से हम नॉर्मल हो सकते हैं? अभी कोई गणितज्ञ, कोई पूर्वानुमान, कोई विद्वान इस बात पर नहीं पहुंचा कि हम इस आपदा से कब तक मुक्त हो सकते हैं। आपदा का कहर जो भी ये मानता है वो बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। भारत की अगर लें तो भारत की जितनी भी राजनीतिक और आर्थिक हमारी शक्ति के केंद्रीयकृत स्थान हैं, चाहे वो हमारा दिल्ली है या हमारा मुंबई है, सभी पर इसने पूरी तरह से अपना जो रूप है, विकराल रूप इसका दिखाई पड़ता है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास सोच और सूझ के साथ कोई विकल्प नहीं बचता। सोच और सूझ भी इस बात के लिए कि हाउ टू सेव योरसेल्फ, हम अपने आप को कैसे बचाएं। पहला काम है जीवन बचाना। पहला जो काम जीवन का है, अगर जीवन सुरक्षित रहेगा तो सारे काम ठीक रहेंगे। अभी आम आदमी के दिमाग में जो दहशत है वो केवल जीवन बचाने की है, और जब जीवन बचाने के बाद हर आदमी कुछ सोचने का प्रयास करता है। सरकारी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, अगर हम रोजगार की बात करें अर्थव्यवस्था के हिसाब से, तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर आज एक बूम पर था, बहुत सारे हमारे जो हमारे साथी निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके जो सेवाएं हैं उन पर विराम लगता दिखाई दे रहा है। उनकी सेवाओं में जो उनको वेतन मिलता था उसमें कटौती के संकेत या उनकी नौकरी छीनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो जब रोजगार के क्षेत्र में यह स्थिति हो, समाज के क्षेत्र में यह स्थिति हो, उद्योग धंधों के क्षेत्र में यह स्थिति हो, और वो भी हम बराबर से तुलना करें, चाइना से तुलना करें, आज भी सारे देश इस कहर से गुजर रहे हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। वुहान जैसे कंट्री में भी वो नॉर्मल होने का संकेत देते हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आज ये बातें सोचने की नहीं है। जैसा कि हमारी बात आई थी पहली, डिजिटलाइजेशन की बात आई, डिजिटल इंडिया की बात आई, मेक इन इंडिया की बात आई, स्किल डेवलपमेंट की बात आई, सारी बातें जो आई उन बातों की तुलना में स्किल डेवलपमेंट, एक टेक्नोलॉजी की बात आई, जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, ऐसी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसमें पोल्यूशन ना हो, जिसमें वातावरण दूषित ना हो, और जिसमें जो कमियां हैं वो कम से कम हो। लेकिन वो सब बातें कहां तक आई? आज चाइना से अगर हम तुलना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, चाइना में आज हर घर में उद्योग धंधों में हर व्यक्ति को इन्वॉल्व किया हुआ है, हर व्यक्ति वहां का संलिप्त है। छोटे से छोटा कोई घर भी है, वह भी उद्योग धंधों में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और चाइना की अगर हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वहां का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, चाहे लैंड की फैसिलिटीज हैं, चाहे हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो चीजें हैं, और उनको उन सबको देखने के बाद जो हमारे दूसरे बड़े डिजिटल टेक्नोलॉजी के अच्छे रिच कंट्री थे, कोरिया जैसे देश, आज वो भी ये सोचते हैं कि अगर तकनीक हो हमारी, लेकिन जो स्थान है वहां हम उत्पादन का स्थान चाइना में रखें। उनका कारण ये है कि सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही सस्ती जमीन उन लोगों को दी जाती है
जो उद्योग धंधों में काम करते हैं, बहुत ही सस्ती दरों पर उनको ऋण दिया जाता है, बिल्कुल 0% के हिसाब से, बहुत ही सस्ती दरों पर, बहुत ही उचित दरों पर लेबर जो हमारा श्रम है उसकी सुविधाएं जुटाई जाती हैं, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत ही लो रेट पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है जो बिजली है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत ही सस्ते दामों पर वहां की जो बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं उनको बनाया जाता है, अगर भारत जैसे देश से हम तुलना करें कि भारत और चीन की जरा, हमारे देश में दोनों में एक विपरीत, दैट इज ए अपोजिट पैराडॉक्स, एक विपरीत विरोधाभास है। चाइना में अगर हम देखते हैं तो वहां हर चीज उद्योगों के लिए सस्ती से सस्ती है, जो कंसेप्ट है वो चीप एंड मोर चीप का है। लेकिन अगर हम भारत की स्थिति देखें, उद्योगों के लिए बिजली की हम बात करें, अगर आम आदमी के उपभोग की बिजली की यूनिट की दर 5 रुपए है तो उद्योग की निश्चित रूप से 10 रुपए है। उद्योग के लिए बिजली महंगी हो, उद्योग के लिए जमीनें महंगी हो, लाइसेंसिंग की व्यवस्था इतनी हो कि हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी राजनीतिक पहुंच ना हो, वो लाइसेंसिंग की के जब प्रोसेस से गुजरता है वो लाइसेंस ले ही नहीं सकता। इसलिए सरकारी तंत्र, हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही है, ये अगर हम देखें, कोई भी व्यक्ति वहां बाहर का भी आकर अगर लाइसेंस लेने की बात करता है तो उसको बड़े आसानी से लाइसेंस दिया जाता है और कुछ बातें बाद में होती। तो यहाँ का लाइसेंसिंग सिस्टम देखिए, भारत के लेबर की बात देखिए, चाइना का लेबर की बात देखिए, वहां पर क्या है कि देर इज नो लेबर कोड। और अगर यहाँ भारत में हड़ताल, तालाबंदी नाम की कोई चीज नहीं है, लॉकआउट नाम की कोई चीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर या जो चीजें आती हैं, जब तक इन पर हम विचार नहीं करते, इन पर हम एक उचित अंकुश नहीं लगाते, तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात नहीं कह सकते, और अगर कहते भी हैं तो उसको उचित अमली जामा नहीं पहना सकते। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अगर हम बात देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारा देश कई कंडीशंस में बहुत पीछे है। ये स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि हम जो हमारी स्किल है, कार्य करने की जो क्षमता है, जो कुशलता है, हम उसको बढ़ाएं। अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे कंट्री में ही पसंद नहीं किया जाए, उसके निर्यात की संभावनाएं जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में स्किल डेवलपमेंट का क्या हश्र होगा। आज चाइना ने हर कंट्री के नब्ज को पहचाना है, और इतना ही नहीं, ये जो कुकृत्य उसने किया, जो ये आज वायरस का कहर है, इसको इकोनॉमिक हॉस्टाइल बनाने के लिए, अर्थात जो हमारा पूरा अमेरिका जैसा तंत्र है उद्योगों का, उस सबको भी वो ये चाहता है कि भाई ये भी मेरी गिरफ्त में आए, ये भी मेरे मातहत रहें। तो अब हमारा विकासशील देश जिसके पास अल्प पूंजी के साधन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमित स्थिति हो, और सबसे बड़ी जो चिंता का कारण अब बना है इस समस्या के कारण, वो बना है लेबर प्रॉब्लम का। बंबई में अभी मेरी बात चल रही थी कल एक प्रोफेसर बंधुओं से, तो मैं ये बात कर रहा था कि नहीं क्या पोजीशन है मुंबई की, तो उनका ये जवाब था कि देखिए सर, जितने भी यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स थे वो सब यहाँ से माइग्रेट कर गए, जितने भी हमारे ऑटो के चालक थे वो सब यहाँ से माइग्रेट कर गए, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग बनाने वाला जो लेबर था हमारा बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का, वो सब माइग्रेट करके जा चुका है। और जब तक ये लेबर कुशल नहीं होता तब तक हम विकास की सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो विकास का हाथ पैर है वो हमारा श्रम है। अगर हमारी श्रम शक्ति प्रभावित है तो विकास की हम कैसे बात कर सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ बात मैंने आपको नटशेल में इकोनॉमी के बारे में बताई, और उसके बाद हम इकोनॉमी के जो सिस्टम के बारे में आते हैं। जो हमारा सिस्टम है, एक आधुनिक भारत की पहचान हम चाहते हैं। एक आधुनिक भारत की पहचान कैसे हो सकती है कि हम जितनी भी आपदाएं हैं उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लें। हमारे देश के लघु एवं कुटीर उद्योग धंधे उचित विकास की राह पर आए। हमारे SMEs, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दें। ग्रामीण क्षेत्रों में
उचित पैकेज या रोजगार के उचित माध्यम जुटाए जाएं। लेकिन दहशत का जो ये माहौल है, ये कितना इस काम के लिए प्रेरित करेगा, इस बात का अनुमान लगाना आज बहुत सहज कार्य नहीं रह गया है। दहशत मुक्त होना आज सहज कार्य नहीं है, और ऐसे अनुमान लगाना भी, हर सुविधाएं होने के बाद भी हर व्यक्ति पहले सुरक्षा चाहता है। टचिंग की जो हम आज हमारा भारत अगर हम देखते हैं कि टचिंग की और गैदरिंग की प्रॉब्लम, या इसमें सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम थ्योरी की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे उद्योग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, हर उद्योग में गैदरिंग है। बिना इंसान के, बिना कार्य करने वाले कर्मचारियों के उद्योग धंधों को चला पाना बहुत ज्यादा संभव कार्य नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और गैदरिंग, यानी कि काम करना और सोशल डिस्टेंसिंग, दोनों ही बातें एक दूसरे के अपोजिट है। इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा जो देश है, इस देश में जो ये अल्प विकसित या ये विकासशील देश हैं, जिनमें भारत की जो गिनती है, वो अपराध प्रवृत्ति की जो बात है, अपराध प्रवृत्ति आज सबसे बड़ा सोचने की जो बात है, इस बीमारी को हम सोशल डिस्टेंसिंग समाज तौर पे कर रहे हैं। और अगर हम ये अनुमान लगाएं कि हमारे देश के जो कुल जेल खाने हैं, कैद खाने हैं, उन कैद खानों में कुल जो कैद किए गए कैदी हैं, उनकी संख्या कितनी है, और जरा क्या वहां सोशल डिस्टेंसिंग है? तो सोशल डिस्टेंसिंग हम कहां कहां कर सकते हैं, कहां कहां नहीं कर सकते। ये एक छुआछूत की बीमारी कह लीजिए, या एक छुआछूत भी, टच भी मत करिए, और उसके अलावा हम बहुत सारे इफेक्ट इसके माने बैठे हैं। अगर कागज से भी कोई ऐसा व्यक्ति टच कर लेता है जो पॉजिटिव है, तो उसका भी 18 घंटे तक असर रहता है। नोट स्वीकार करने तक में हमें बाधाएं आती हैं, कपड़ा स्वीकार करने तक में हमें बाधाएं आती हैं, मशीनों को चलाने में, उनको हैंडल करने में हमें बाधाएं आती हैं। और जहां पर मैंने ये बात कही, यहां तक दिमाग शायद ना पहुंचा हो अभी हमारे कानून निर्माताओं का, जो हमारे अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे कामयाब करनी है, उनको किन कामों में कैसे कैसे एंगेज करना है, कैसे कैसे वहां अपराध प्रवृत्ति को रोकना है, इन बातों पर भी विशेष हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो मैं ये कहना चाहूंगा, सिस्टम में सबसे बड़ी बात जो हमारी बीती शताब्दी है, आज ये जो हमारी 21वीं सदी है, 20वीं सदी हमारी जैसी रही, लेकिन आज 21वीं जो सदी है, ये एक चुनौतीपूर्ण हमारी सदी है। इस चुनौतीपूर्ण सदी में जो मेन काम हमारा है वो ये है कि भाई हम अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अच्छे से अच्छे उत्पाद बनाएं, ताकि निर्यात को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता हो। निर्यात की दर अगर पिछले कुछ दिनों से उठाएं तो लगातार उसमें एक गिरावट देखने को मिलती है, और वो गिरावट दिखाई दे रही है। और उसमें भी वो प्रोडक्ट, हमारे पास में दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक वो है जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एक वो है जो नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट में चाहे हम टी का एक्सपोर्ट बड़ी मात्रा में करते हो, फूड ग्रेन्स का करते हो, या और नेचुरल दूसरी चीजों का करते हो, लेकिन सवाल इस बात का है जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, उनकी जो सर्व स्वीकार्यता है, जो टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका रेशो क्या है? उसके रेशो में हम काफी पीछे हैं, उसका रेशो बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी मैंने एक बात कही थी कि भारत में और चाइना में यही अंतर है। उसने एक सर्वे किया है, और उस सर्वे के तहत उसने हर कंट्री की नब्ज को पहचाना है, हर कंट्री के हिसाब से उत्पाद बनाया है, भारत के हिसाब से उत्पाद बनाया है। एक के साथ एक फ्री देने की परंपरा को उसने विकसित किया है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीयों की मानसिकता क्या है, या भारतीय उपभोक्ता की मनोवैज्ञानिकता क्या है। वो ये जानता है कि भारत का जो उपभोक्ता है, अगर वो वेजिटेबल सब्जी खरीदने के लिए बाजार में जाता है, और जो सब्जी वो खरीद चुका होता है, और उसके बाद वो हरी मिर्च या हरे धनिये की मांग बाद में करता है ताकि उसको वो कीमत ना देनी पड़े, तो और वो फ्री में उसकी डिमांड करता है, और जो उसका विक्रेता है, जो सब्जी का बेचने वाला है, वो पहले ही उसकी
जो मनोवैज्ञानिकता है उसको भाप लेता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको जो सब्जी है उसी में उसका रेट ऐड कर लेता है। तो एक के साथ एक फ्री देने की जो परंपरा चलाई ये भारत के लिए चाइना। इसके साथ साथ हमारे उद्योग धंधे अगर आप देखिए कि जहां जीरो रेट पर बिजली, बहुत ही चीप रेट पे बिजली मिलेगी, सस्ती दरों पे जमीन मिलेगी, सस्ती दरों पे कारीगर मिलेंगे, सस्ती दरों पे सरकार के अनुदान मिलेंगे, सस्ती दरों पे सरकार का प्रोत्साहन मिलेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही लिस्ट होगी। तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं या मैक्सिमम प्रोडक्शन और मिनिमम कॉस्ट। और अगर भारत का हम अनुमान लगाएं तो एक तरफ देखिए कि अगर चाइना की तुलना में ही हम देखें तो बिजली में हमारी चाइना के कम से कम 50% से ज्यादा, यानी कि मोर देन 20 टाइम्स, आई थिंक 20 गुना से ज्यादा हमारे रेट ज्यादा है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, रेलवे की किराए भाड़ों की कीमतें, हर चीज हमारे देश में ज्यादा है। और फिर हम स्किल डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो इस पर एक विचार शक्ति करने की आवश्यकता है। एक फंड्स दे देने से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता कि सरकार दे और धनराशि अलॉट कर दे स्किल डेवलपमेंट हो गया। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों के कलेवर की जरूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन चीजों की जरूरत है, उन इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। आज भी ज्यादातर जो हमारी ग्रामीण लेबर है उसका पलायन है, माइग्रेशन है, या तो बड़े शहरों में भागती है या शहर की ओर भागती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रुककर काम करने की ग्रामीण क्षेत्रों में रुककर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने की बात है। और भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो स्थिति है ये बड़ी भयावह है। वो ये कहते हैं कि मैं ये बात 2 लाइन की कविता के माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि भाव जगत का जब अनासक्त तो, भाव जगत का जब अनासक्त तो आशा और निराशा क्या। भाव जगत का अनासक्त तो आशा और निराशा क्या, सुख तो सुख है और दुख तो दुख है, सुख तो सुख है और दुख तो दुख है, फिर तोला क्या और माशा क्या। उसका कोई वजन नहीं होता। अगर वो दुख है तो वो दुख है, उसको कोई हम तोड़ नहीं सकते, उसको अनुभूति होती है, उसकी दिमाग में मनोवैज्ञानिकता बढ़ती है। तो वो जो बनी हुई वैज्ञानिक हमारी मनोवैज्ञानिकता है आज उसको दूर करने का प्रयास है। जो हमारे जख्म हैं उन पर एक मरहम की जरूरत है और वो मरहम ऐसा लगाना है ताकि फिर उसके जो एक साइकोलॉजिकल, हर आदमी के दिमाग में एक खतरा बैठा हुआ है, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो हमारे देश का किसान हो, चाहे वो हमारे देश का खेतीहर मजदूर हो, हर व्यक्ति के दिमाग में आज एक दहशत है। एक किसान आज अपने इंस्ट्रूमेंट्स को छूना पसंद नहीं करता। अगर कोई उसके इंस्ट्रूमेंट को छू लेता है उसके दिमाग में भी ये कहर है कि इसमें कोरोना के वायरस ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम विकास की बात करें और हम ये कहें कि विकास हम कर सकते हैं, साधन अलॉट कर दिए गए हैं, सारी चीजें आ गई हैं, तो ये कल्पना ही मैं कहूंगा। मेरी मानसिकता, मेरी सोच या मेरा विजन दूसरा हो सकता है, लेकिन आम आदमी को यह मानना पड़ेगा कि कोई भी आदमी भय के अंतर्गत कार्य नहीं कर सकता। भय जो है वो अगर किसी भी चीज का भय हो जाए इंसान को तो वो उसकी कार्य की प्रगति में बाधा बनता है। रोजगार के क्षेत्र में भारत का अगर हम ग्राफ देखें, बड़ी खुशी की बात है ये जो बात अभी कही थी कि भाई हम सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो और उसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट हो। लेकिन आज भी ये स्वप्न साकार करने में हमको एक बहुत ही बड़े मुद्दत का सामना करना होगा। आज भी अगर हम प्रदूषण के खतरों की हम बात करते हैं तो आज भी हमारा नदियों का जो जल स्तर है, हमारे जो ग्लेशियर हैं, हमारे जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, वो सब अब का ग्राफ देखते हैं, नदियों में पोल्यूशन की स्थिति, वायुमंडल में पोल्यूशन की स्थिति, बड़े बड़े महानगरों में पोल्यूशन की स्थिति, जो औद्योगिक हमारे शहर हैं उनमें पोल्यूशन की स्थिति वो जरा भी कम नहीं हुई है, बढ़ी है।
और हमारे कृषि प्रधान जो राज्य हैं जिनमें एग्रीकल्चर का बड़ा भारी प्रोडक्शन होता है, अभी हम पंजाब हरियाणा की बात कर रहे थे, धान के सीजन में हम देखते हैं, गेहूं के सीजन में हम देखते हैं, दो ही मुख्य फसलें वहां पर उगाई जाती हैं। धान के सीजन में पराली के जलने की समस्या, गेहूं के सीजन में गेहूं के भूसे के जलने की समस्या, ये भी एक प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो प्रदूषण और वातावरण दोनों, वातावरण अगर शुद्ध नहीं होता है तो हम उत्पादन कैसे हम मैक्सिमम कर सकते हैं या कैसे वो चीजों को मुहैया कर सकते हैं। तो आज तकनीक ग्रामीण स्तर पर हो, उसमें सब व्यक्ति उस तकनीक से परिचित हो, उनको वो एक्टिवेशन उसका आता हो। ये नहीं है कि मशीन तो लेके भेज दिया है और अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक हाथों को वो काम देने वाली तकनीक हो, तो विकास का एक आयाम सिद्ध हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने दूसरी अगली बात कही है वो डेमोग्राफी की बात कही है। डेमोग्राफी जो हमारी देश की जनसंख्या है उसका विज्ञान, जनसंख्या के विज्ञान को ही डेमोग्राफी कहा जाता है। इंडिया, पर्टिकुलरली इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक। सबसे बड़ी प्रजातंत्र जो हमारे विश्व का है वो भारत में है, और उस भारत के विश्व के प्रजातंत्र में आज हम देखते हैं कि जो हमारी राजनीतिक, जो हमारे इथिकल वैल्यूज हैं उनमें कितना उनका कितना स्तर गिरा है, कितने उनके नैतिक मूल्यों में ह्रास हुआ है, कितनी व्यक्ति के दिमाग में आज भी अस्थिरताएं हैं, सरकार के प्रति कितने लोगों के मनों में विश्वास है, कितनों के मनों में अविश्वास है, या वास्तविकता क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। भारत की कृषि, ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का, इट इज द सोर्स ऑफ द डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। भारत कृषि प्रधान देश है तो उसका सबसे बड़ा दोष ये भी है कि उसमें अदृश्य बेरोजगारी है। जिस काम को एक आदमी कर सकता है, ऐसा अनुमान है कि उसमें 7 आदमी लगे होते हैं। 1 to 7 का रेशो, ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट का भारत में दिखाई देता है। भारत में जहां इतनी बड़ी अदृश्य बेरोजगारी हो और देश की कुल आबादी, आई थिंक एट प्रेजेंट डाटाबेस इट इज नियर बाय 60%, 60% आज भी हमारे देश में जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है, और कृषि का टोटल राष्ट्रीय आय में अगर हम योगदान देखें तो इट इज नियर बाय 17%, इट इज टू लीस्ट, जो बहुत कम है। उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था या आधारभूत संरचना प्रधान अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अगर 17% से औद्योगिक विकास या हमारे देश की विकास दर का में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। खाद्यान्न के क्षेत्र में जरूर हमारी आत्मनिर्भरता रही है, और हम आंकड़ों को अगर हम देखें, आज भी हमारा जो देश है वो सर्वधर्म संभाव्य का देश है। एक सेकुलर कंट्री में हम रहते हैं। 2008 की आर्थिक मंदी का सामना केवल भारत ने इसलिए किया क्योंकि भारत में सर्वधर्म संभाव्य है। जब हमारे हिंदू धर्म के विवाह, शादियां और त्योहार होते हैं तो दूसरे धर्मों में नहीं होते, और जब दूसरे धर्मों में होते हैं तो हम लोगों में, तो मेरा कहने का भाव यह है कि कभी ना कभी किसी ना किसी समय किसी ना किसी धर्म संप्रदाय के त्योहार, उनके रीति रिवाज, उनके विवाह, उनके सामाजिक जो कार्य हैं वो हमेशा होते रहते हैं, और उसके कारण जो हमारा कार्मिक वर्ग है उसको काम मिलता रहता है। खेत में किसान को भी सब्जी उगाते हैं तो उनको सब्जी में आमदनी का जरिया बढ़ता है, खाद्यान्न में आमदनी का जरिया बढ़ता है, और जो हमारा मार्केटिंग सिस्टम है वो डेवलप होता है। तो आज जो हमारा रूरल मार्केटिंग है, अगर ऐसी परिस्थितियों में हम अनुमान लगाएं तो किसान को अपनी उपज बेचने में भी बहुत बड़ी दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा गैदरिंग करना मना है। मंडियों में बहुत ही सीमित मात्रा में कृषि उत्पाद आया है, और दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि मंडियों में न लाकर किसान ने अपने उत्पाद, अपनी जरूरत पूरा करने के लिए अपने दूसरे किसी व्यक्तियों को बहुत ही सस्ते दामों में बेचने का प्रयास किया है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए।
तो ये जो हमारा विपणन की जो हमारा एग्रीकल्चर का मार्केटिंग है, इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर हम जनांकीय दर से विकास चाहते हैं और देश की बहुत बड़ी आबादी का विकास चाहते हैं। कृषि में आदर्श बेरोजगारी को समाप्त करने की जरूरत है। कृषि प्रधान जो हमारे दूसरे बड़े बड़े उद्योग लगाए गए हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आज प्रोडक्ट बनाती हैं, अगर हम हरियाणा का ही एग्जाम्पल लें, एक छोटी सी विधवा जिसके पास अपने बच्चों को 2 जून की रोटी देने के साधन नहीं थे, आज वो बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनी हुई हैं, लिज्जत पापड़। सबने उनका नाम सुना है। तो लिज्जत पापड़ बनाने का जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप लगातार डेवलप किए जाएं। इसके अलावा जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण है, हमारे खाद्य के जो हमारे अचार हैं, मुरब्बे हैं, जो देसी चीजें हैं, इनको ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से बनाया जा सकता है, उनको एक लघु कुटीर उद्योगों के माध्यम से उनको एक रूप दिया जाए। एक छोटी सी कंपनी, बहुत ही पचरंगा अचार, ये हरियाणा की एक छोटी सी कंपनी है जो पचरंगा अचार के नाम से जिसने काम शुरू किया और आज बहुत बड़ा उद्यम के रूप में उसने अपनी शक्ल धारण की हुई। तो अगर इन चीजों को हम देखें या इन चीजों के बारे में हम विचार करें और ग्राम पंचायतों का जो है उनका सामुदायिक संगठनों द्वारा उनको विशेष प्रोत्साहन हम दें, ग्राम पंचायतों की भूमिका के दायरे को हम बढ़ाएं। ग्राम पंचायतों में जो भी व्यक्ति आते हैं प्रधान बनकर, उनकी शिक्षा के स्तर पर विचार करें। सरकार द्वारा जो दी गई धनराशि है उसके एलोकेशन का विचार करें, उसके उपयोगों का विचार करें, उसके यूटिलाइजेशन को चेक करें कि भाई वास्तव में जो पैसा जिस कार्य के लिए सरकार के पास से आया है, क्या वह पैसा उन कार्यों में इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर हम इन सबको एक तरह से देख सकते हैं तो हम जनांकीकी में या जनांकीकी का जो पिलर हमारे पीएम साहब ने बताया है उसमें एक महारत हासिल कर सकते हैं। जनांकीय दर से सबसे बड़ी समस्या जो हमारे देश की जनसंख्या की है, दैट इज द पार्ट ऑफ द डायनेस्टी ऑफ पॉपुलेशन। बड़े बड़े उद्योग धंधे जिन जिन शहरों में हैं, मुंबई की बात करें, बनारस की बात करें, दिल्ली की बात करें, कोलकाता की बात करें या और दूसरे बड़े बड़े ऐसे शहर जिनमें ये, जैसे बनारस में साड़ी उद्योग चलता है, साड़ी उद्योग में बनारसी साड़ी बनाने का काम हाथ से होता है। ऐसे ही कलकत्ता में आप जाकर के देखें, वहां सिल्क या दूसरे जो कॉटन के इंडस्ट्रीज हैं उनकी बात देखें या हाथ से कॉटन बनाने की बात देखें, इन सब में आज भी वही पुरानी तकनीक चली हुई है। यह जो तकनीक का लेवल है वो काफी पुराना है। अगर इनका समुचित विकास करना है, एमएसएमईज के हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो तकनीक से परे नहीं रहना, तकनीक के नजदीक रहना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक अर्थव्यवस्था में हम एक साथ मिलकर नहीं चलते या हम विश्व के साथ अगर हमें चलना है तो निश्चित रूप से इन सब बातों पर गहनतम हमें विचार की आवश्यकता है। वो कहा करते हैं कि भाई जब तक अपना देश साथ ना दे तब तक बात नहीं बनती। जब तक अपने घर में कोई वजूद ना हो तब तक, घर में अगर गरीबी है तो गरीबी दिखती है, घर में अगर अमीरी है तो अमीरी दिखती है। तो अगर हमारे घर में ही हम कमजोर हैं तो बाहर मजबूत कैसे दिखेंगे? अगर हमारे बनाए गए माल से हम ही संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरा कैसे संतुष्ट होगा? तो आज हम इन सब बातों पर विचार करना, और मैं ये कहता हूं कि चाहे पूरी दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा, जो नेचर हमारी है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है कि यूं चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, यूं चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जब तक दूसरा पांव साथ नहीं देता, एक पांव अगर सरकार की सुविधाएं हैं तो दूसरा पांव हमारी क्रिया शक्ति है। सरकार की वित्तीय सुविधाएं, सरकार की ढांचागत सुविधाएं,
सरकार की नियम कानून संबंधी सुविधाएं तब तक साकार नहीं होंगी जब तक कि हमारी श्रम शक्ति उनको मानने में या उनको संचालन करने में पूर्णतः कुशल ना हो। तो मैंने ये बात कही आपकी डेमोग्राफी के बारे में, और अगली जो बात है वो डिमांड की है। देखिए, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में जो थ्योरीज हमारी चली आ रही हैं, क्लासिकल डिमांड थ्योरी है जो 1930 से पहले की थी, दैट इज द थ्योरी ऑफ द क्लासिकल डिमांड। इट वाज द expressed by Professor J.B. Say, and this is also known as the Say's market law. तो वो ये कहा करते थे कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जो पूर्ति है वह अपनी मांग खुद पैदा करती है, और इसलिए दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टॉकिंग, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ अदर डिमांड एंड सप्लाई। तो जितना उत्पाद होगा वो बिक ही जाएगा या उसकी खपत हो ही जाएगी। आज वो चीज नहीं। आज जो हमारी डिमांड है, जो हमारी सप्लाई है, वो डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड पर, और इफेक्टिव डिमांड तब बनती है जब उसका उपभोक्ता, अभी हम स्वदेशी की बात करते हैं, अगर हम स्वदेशी जागरण की बात करते हैं, और अगर एक लेमैन भी कोई हमारे देश का जाता है, मान लो कोई भी एक उत्पाद खरीदने की बात हो, दुकानदार के पास वो जाता है, तो आज भी वो ये कहता है कि दांतों के लिए उसको पेस्ट की जरूरत है, वो ये कहता है कि एक कोलगेट भी दे दीजिए। वो पेस्ट का नाम अगर दिमाग में है तो कोलगेट के नाम पे है। ये कोलगेट क्या है? ये देसी है कि विदेशी है? सभी जानते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी हम क्या लोकल लेवल पर बना सकते हैं? क्या उसकी डिमांड क्रिएट कर सकते हैं? क्या लोगों के दिमाग में उन ब्रांडिंग का, उन ट्रेडमार्क की जगह दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो कितने दिन दे सकते हैं? हम क्वालिटी कंट्रोल तो करने की बात करते हैं कि पता चला कि 20 दिन क्वालिटी कंट्रोल, या 20 दिन के लॉट अच्छे आ गए, या 20 दिन प्रोडक्ट अच्छा दे दिया, और 20 दिन के बाद फिर मिलावटखोरी या उसकी क्वालिटी गिरा दी, तो फिर उसको कोई भी व्यक्ति साधारणतः स्वीकार नहीं करता। तो आज डिमांड एंड सप्लाई को अगर सजग बनाना है तो निश्चित रूप से आज उद्योग धंधों की उत्पादन की प्रक्रिया को सजग बनाना है, उसकी जो उत्पाद है उसको सजग बनाना है, उसकी सारी चीजों को सफल बनाना है। और इसके साथ साथ जो मैं एक बात और अभी कहना चाहता था, दिमाग में मेरे बहुत देर में आई हो, केवल भोजन कर लेने और जिंदा रह जाने से देश नहीं चलता। खाद्यान्न, अगर हम कृषि को आधार मानकर चलें, ये बात सही है कि खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, लेकिन आज मानव जीवन में अगर हम एक अनुमान लगाएं कि एक व्यक्ति भोजन पर जितना खर्च अन्न पर करता है, अन्य चीजों पर कितना करता है, वेजिटेबल्स में कितना खर्च करता है, दूसरे जो उसके फ्लेवर्स हैं उनमें कितना खर्च करता है, जरा उसका अनुमान लगाइए। तो वही रेशो जो हमारे जीडीपी में हमारी कृषि का है, वही रेशो एक सामान्य इंसान का, फूड ग्रेन्स का, फूड ग्रेन एक आदमी साल भर में 2000 या 4000 तक का यूज कर सकता है। एक जो हमारा आकार है, छोटे आकार के जो हमारे परिवार हैं उनमें 2 पति पत्नी और 2 बच्चों के परिवार हैं, तो मैक्सिमम 4000 रुपए के फूड ग्रेन से वो काम चला सकता है एक साल के लिए। लेकिन अगर और चीजों की बात कहें तो उनका ग्राफ कहाँ है? आज भी जो चीजें हमारे दूसरे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो हमारे फलों की बात हो, चाहे वो हमारी सब्जियों की बात हो, चाहे वो हमारे सूखे फलों की बात हो, आज भी आम व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाते, कारण उनकी कीमतों में एक बहुत बड़े उच्चावचन देखने को मिलते हैं। तो उनको एक नियंत्रण देने की भी बात है कि आम व्यक्ति भी उसका उपभोक्ता बने, आम व्यक्ति भी उसको उपयोग में लेके आए। और इसके साथ साथ जो हमारा मंडियों का, हमारा गोदामों का, जो हमारी एक प्रमुख समस्याएं हैं कि हमारा जो ग्रेन है या जो हमारे वेजिटेबल्स हैं वो वैसे रह जाते हैं, उनको भी एक सही हम गोडाउन्स की व्यवस्था करें, अच्छे मार्केटिंग की व्यवस्था करें। और भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं एक बात जो मैंने कही थी कि दुख दुख है और सुख सुख है, उसी की मैं संबंध में एक बात कहूंगा कि ऐसे गम के माहौल में भरी हुई
खारी आंखों में, भरी हुई खारी आंखों में आंसू की परिभाषा क्या? आंखों, आंसू का जो वो होता है, फ्लेवर होता है, वो खारा होता है, नमकीन होता है। लेकिन अगर आंखें ही नमकीन हो, उनमें ही खार भरा हुआ हो, भरी हुई खारी आंखों में आंसू की परिभाषा क्या? शूलों की पहरेदारी में, शूलों की, कांटों की पहरेदारी में, शूलों की पहरेदारी में पुष्पों की अभिलाषा क्या? एक फूलों की और पुष्पों की जो अभिलाषा है वो तभी हो सकती है जब शूल ना हो। जब हमारे सामने जो ये चुनौतियां हैं, जो ये विडंबनाएं हैं, जो ये सामने समस्याएं मुबाई खड़ी रहती हैं, जब तक ये समस्याएं हैं तब तक हम आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकते। आप, बात अच्छा है, सरकार सोचती है, बौद्धिक वर्ग है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके क्रियान्वयन की है। जितनी ये योजनाएं हमारे देश में बनती हैं, अगर उनका 10% भी क्रियान्वयन सफल हो जाए तो भारत की तस्वीर बदल जाए। आज भी हम देखते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का साधन है, अब ऑयल को ले लीजिए, हमारा जो तेल है, वर्ल्ड में हर कंट्री में अलग अलग रेट है, कहीं 20 रुपए लीटर का है, पड़ोस में बांग्लादेश हमारा राज्य है, वहां पर 20-25 रुपए का ग्राफ है। हम ये सोचते हैं कि यहाँ इतना महंगा क्यों है, तो हम देखते हैं डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। सभी को शायद पता हो या ना पता हो, जो भी पेट्रोल हम लेते हैं, इस पेट्रोल और डीजल में 1 रुपया सड़क के निर्माण का कर लगाया जाता है। और अगर पेट्रोल डीजल की सारी बिक्री पर, जो भी पेट्रोल डीजल जितना बिका है उसकी सारी बिक्री पर ईमानदारी से वो पैसा सड़कों पर खर्च कर दिया जाए, तो फिर इन सारे हाईवेज में इतने बड़े टोल टैक्स लगाने की जरूरत ना हो, बहुत ज्यादा पब्लिक को परेशान करने की जरूरत ना हो। किसी भी जगह अगर विकास होता है तो उस विकास के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो आम पब्लिक पर जो भार है वो किस दर से बढ़ता है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उनके रेट्स की बात करें, तो उनके रेट्स में बड़ा भारी उच्च वजन देखने को मिलता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का जो कर्व है, इसमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो भी दें, अच्छी से अच्छी चीजें दें, वो अच्छे से अच्छे दामों पर दें, सही समय पर दें, और उसको पूरा हम ध्यान रखें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का ये परिप्रेक्ष्य है, इस परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात, क्योंकि समय की भी सीमा है और भाई बहुत देर से सब लोग बैठे हैं, कहने को तो बात और भी है, तो मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगा कि सफर बहुत लंबा है। जो सफर है वो बहुत लंबा है और उसको कैसे हमें टैकल करना है, तो मैं चंद लाइनों में अपनी बात पूरा करना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी घर निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते, किसी के वास्ते यहां राहें कहां बदलती हैं, किसी के वास्ते यहां राहें कहां बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के, मुझे गिरा के गर तुम संभल सको तो चलो। मुझे गिरा के गर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इसी का नाम जिंदगी है शायद। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो निकल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तुम भी निकल सको तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. It's a very valuable information given by you. And now question answer session.
So we have two questions. Sir, are you getting? Sir, are you getting my voice? सर आप सुन पा रहे हैं अरविंद सर को? सर हेलो हेलो जितेंद्र सर आप सुन पा रहे हैं अरविंद सर को? जितेंद्र सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस? जितेंद्र सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर आप सुन पा रहे हैं क्या भाई? voice? अभी आपसे अरविंद सर दो क्वेश्चन आस्क करेंगे ऑडियंस पे, पार्टिसिपेंट्स ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी फॉर दैट। जी सर जी जी Sir, this question is given by Mr. Vikrant Arya. He is asking about is it possible that Word will fix a day, that is International Lockdown Day, in which we search all our works in Word or sustainable environment? Sir, clear? या हाँ, अब बोलिए एक बार, आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही थी आप। अच्छा ठीक है सर, मैं दोबारा बोलता हूँ एक बार आपको। ऑडियो इज इट पॉसिबल दैट, हेलो सर दोबारा मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। इज इट पॉसिबल दैट वर्ड विल फिक्स अ डे, इंटरनेशनल लॉकडाउन डे, इन विच वी सेट ऑल आवर वर्क्स इन वर्ड फॉर प्रिजर्विंग एनवायरमेंट? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल। योर क्वेश्चन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय इट मिस्टर इज ऑल्सो, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई यूनिटी नहीं बनेगी तब तक शरारत करने वालों की आंख नहीं खुलेगी। ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैंने अभी कहा था ना कि सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। मैं, हर आदमी एक दूसरे को गिरा के संभलना चाहता है। यदि इस लेवल पर ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिटी नहीं होती है तो ये समस्या बहुत घातक है, इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। और अब किसी आदमी को मारने के लिए कोई बम, कोई चाकू, कोई तीर, कोई तलवार, कोई गोली, कोई बंदूक की जरूरत नहीं है। केवल कुछ छींटों की जरूरत है या कुछ महक की जरूरत है। अब केवल ये फ्लेवर से डेथ है, डेथ फ्लो फ्लेवर। अगर फ्लेवर की महक भी आ जाएगी तो डेथ हो जाएगी। Sir, we have Mr. Niklesh Sharma is going to ask a question for you. Mr. Sharma. Yeah. Mr. Sharma. Mr. Niklesh Sharma. No, Mithilesh Sharma. He is going to ask question for you. Sir, please. हाँ, ओके। हाँ, नमस्कार शर्मा जी, मैं डॉक्टर एनसी शर्मा बोल। हेलो। हाँ, बोलिए सर। हाँ डॉक्टर साहब, आपने अभी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, मैं उसे बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं आप? ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से बोल रहे हैं। स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार शर्मा जी। मैं सर आपका भी प्रेजेंटेशन सुना था, बहुत ही इंटरेक्टिव है, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके इन सब चीजों से मुझे। तो आपने बहुत सारी चीजें कही कि भाई सफर में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो, आपने कहा बहुत बढ़िया आपने कहा। तो लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति को जो हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें बस ऐसा ही लगा रहा है कि यूं तो मयस्सर था चिरागा हर एक घर के लिए, लेकिन यहाँ तो मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में आपको ऐसा लगता है कि कुछ रिसोर्सेज में, कुछ संसाधनों में, जो कुछ प्रयासों में किसी भी स्तर पर कहीं ना कहीं इन प्रयासों में कमी नजर आती दिख रही है कि भाई कहाँ तो कह रहे हैं कि हर जगह चिराग मिलेगा, लेकिन अब तो शहर के लिए भी चिराग अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मजदूरों की स्थितियां देख रहे हैं, वो जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। और एक कुछ लोगों ने प्रश्न भी उठाए हैं कि कहाँ तो हम इंटरनेशनली लोगों को ला रहे हैं, उनको हम होटलों में क्वारंटाइन कर रहे हैं, उनको उनके पेमेंट के आधार पर कि भाई इतना पैसा दीजिए आप वहाँ कर सकते हैं। और एक जो विशेष दमित है, शोषित है, जो वर्ग भारत के निर्माण में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जिस पर की समय समय पर आख्याएं भी की गई हैं, और निराला ने भी उस पर विशेष रूप से लिखा था कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो क्या आपको वर्तमान परिस्थिति में कहीं ना कहीं कुछ लैकुना नजर आ रहा है कि इसमें सरकार को काम करने की आवश्यकता नजर आती है? भाई बात देखिए, जो ये लेबर का माइग्रेशन है, ये अर्थव्यवस्था के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा प्रश्नवाचक सवालिया निशान है आज। जी डॉक्टर साहब, कहीं भी निर्माण कार्य अगर मुंबई में होता है, आपके नोएडा में होता है, दिल्ली में होता है, तो जो उसमें लेबर काम करती है वो नोएडा की लेबर काम नहीं करती।
जी जी वो लेबर जो काम करती है वो बिहार की करती है, बंगाल की करती है, जी सर। और आज उनकी हत्याएं हो रही हैं या बेचारे वो मौत के घाट उतर रहे हैं, या इतना दहशत है कि वो आज भी ये आंकड़े कम बताते हैं। यहाँ हम दिल्ली से आगरा की तरफ हमने जाते जाते कुछ थोड़े हमने यहाँ कुछ शिविर लगाए थे उनको भोजन वगैरह की व्यवस्था करने के लिए, तो जी बहुत सर। से लोगों की तो भूख के कारण मौत हो गई है, भूख से मौत है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल दिल्ली सर। से आदमी बंगाल जाएगा। अभी भी ये कल औरैया में जो घटना घटी है, ये जी सर। सारे मुंबई से, अभी सागर की बात थी कल मेरी, वहां के बहुत बड़े एक शिक्षाविद हैं, वो एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चलाते हैं वहां सागर में, विवेकानंद यूनिवर्सिटी, अनिल तिवारी जी। उन्होंने जी सर। कैंप लगाए हुए हैं और सारी लेबर को रुकने की व्यवस्था की हुई है कि जो भी आएगा यहाँ रुक के जाएगा, रात को आराम करेगा, भोजन मिलेगा, और उनको जूतों तक की व्यवस्था कर रखी है। तो जब जी तक सर। भारत की जो हमारी श्रम शक्ति है, देखिए पूंजी प्रधान देश हमारा नहीं है अभी, हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसीलिए हमारी इकोनॉमी भी हमारा मिक्स देश इकोनॉमी श्रम कहलाती है। प्रधान है। और श्रम जी सर। प्रधान को जब तक हम ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमईज की बात करते हैं, अगर जुलाया कपड़ा बुनने के लिए सही मशीनें नहीं होंगी, सही पावर नहीं होगी, सही बिजली नहीं होगी, तो वो कैसे उसमें क्वालिटी कंट्रोल दे सकता है, बताइए मुझे। बिल्कुल सही। तो इसमें इसी का यही प्रश्न था सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक एक सबसे लास्ट में जो एक व्यक्ति खड़ा है, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जिसकी, वो सेल है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो उस पर भी शायद ध्यान देने की आवश्यकता मुझको नजर आती है, और कर नहीं, भी रहे आज हैं। जो ये अभी सरकार ने एक जो कदम उठाया है, अब आप देखिए, जी जो सर। ये कोल का और माइनिंग का जो निजीकरण किया गया है, जी इसको जो सर। निजीकरण किया गया है, इसका मकसद यही है कि हम ज्यादातर जो हमारी खाने हैं वो इसी क्षेत्र में ज्यादा है, या तो वो झारखंड में है या बंगाल के कुछ क्षेत्र में लगती है, तो वहां की जो श्रम शक्ति है उसको रोजगार मिले, उसका उद्देश्य यही है। हम दोष नहीं देना चाहते, ये नहीं है कि भाई कोई भी आदमी है जो प्रयास करता है उनकी हम सराहना